आप में से कई साथियों का कमेंट आ रहा था कि एक प्रॉपर वीडियो बना करके दीजिए जिसमें आप ये बताइए कि अगर हम किसी बिल्डर से कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई ज़मीन या प्लॉट कहीं पर हम खरीद रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसको खरीदने से पहले हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से पेपर चेक करने चाहिए जिससे हम धोखाधड़ी से बच जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो में बताएं कि कौन कौन से पेपर हमको शुरुआत से लेके आखिरी तक चेक करने हैं और क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होती है। बहुत से लोगों को जानकारी होगी जिन्होंने ज़मीन खरीद फरोख्त की है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खरीद फरोख्त करना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने कोई ज़मीन नहीं खरीदी है या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको गाइड कर सके, तो वो यूट्यूब के सहारे जानकारी लेते हैं और YouTube से जानना चाहते हैं। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने ये कमेंट करके पूछा था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी बारे में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो और उस पर आप आराम से अपना घर बना सकें, या आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आगे चल करके आप आसानी से बेच सकें, ना आपकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने का खतरा हो और ना ही वो प्रॉपर्टी में आपको डबल रजिस्ट्री या किसी तरीके के फ्रॉड की कोई संभावना हो। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शुरू करते हैं वीडियो कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कौन से पेपर आपको चेक करने हैं। सबसे पहले देखिए भाई, अगर आपको कोई ज़मीन खरीदना है तो दो तरीके की ज़मीन होती है। या तो कोई पुश्तैनी ज़मीन बेच रहा है, किसान है वो अपनी ज़मीन बेच रहा है, या किसान की ज़मीन कोई बिल्डर बेच रहा है जिसने अपने नाम एग्रीमेंट करा रखा है या पावर ऑफ अटर्नी ले रखी है। किसान की जगह पर वह आपको रजिस्ट्री करने जाता है और आपसे पैसे लेता है, ज़मीन का कब्जा दे देता है। एक तो इस तरीके का होता है। दूसरा होता है या कोई कंपनी है वो ज़मीन खरीद करके और उस पर प्लॉट काट के बेचती है, डेवलप करके बेचती है। तीसरा होता है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसको आज आपने खरीदा है और कल बेचना चाहते हैं, या जैसे कि मेरा कोई प्लॉट है, मैंने आज के 5 साल पहले खरीदा था और अब उस प्लॉट को मैं बेच रहा हूं और आप उसको खरीदने वाले हैं, तो आपको कौन से पेपर चेक करने चाहिए। 3 कंडीशन होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अधिकतर 3 कंडीशन होती हैं। एक तो रीसेल वाली हो गई, मैंने बताई जो सबसे लास्ट में। दूसरी जो मैंने बताई वो कोई कंपनी अगर आपको बेच रही है, चाहे वह अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है वो अलग विषय है, लेकिन अगर किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, किसी संस्था से खरीद रहे हैं, वो हो गया। और पहले नंबर पर मैंने बताया अगर किसी की पुश्तैनी ज़मीन है, किसी किसान की ज़मीन है, उसको कोई पावर ऑफ अटर्नी लेकर के या एग्रीमेंट के सहारे बेच रहा है। और एक होता है कि डायरेक्ट किसान अगर आपको बेच रहा है, तो आपको क्या चेक करना चाहिए इस मामले में। अगर दाखिल खारिज वाली ज़मीन है, मान लीजिए उसका आवासी नहीं कराया गया है या आवासी कराया भी गया है, तो दोनों ही दशा में आप सबसे पहले खतौनी चेक करें कि खतौनी किसके नाम से है। अगर वह SC की ज़मीन है और 143 या धारा 80 करा दी गई है तो ठीक है, आप ले सकते हैं, आप किसी भी कास्ट के हैं। अगर आप SC नहीं है और SC की ज़मीन है और वह 143 नहीं है तो आप एकदम मत खरीदिए, क्योंकि ये पॉइंट मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने ऐसी ज़मीनें खरीद रखी हैं और अब मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमने खरीद ली है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस पर मैं एक छोटा सा टिप आपको और दे रहा हूँ कि अभी जितने लोगों ने ज़मीनें SC की खरीदी थी, जिन लोगों ने SC की ज़मीनें आज के 10 साल 5 साल पीछे खरीद ली थी और वह दाखिल खारिज नहीं हुई हैं और उसमें रजिस्ट्री में उन्होंने इस चीज़ को छुपाया था कि खरीदने बेचने वाले में से कोई SC है या ST है, तो उन सब चीज़ों की जांच गुप्त रूप से अभी कई शहर, कई ज़िलों में, कई तहसीलों में चल रही है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। एक दिन एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे मेरे फ़ोन किया था जिन्होंने इस तरीके की ज़मीन खरीदी थी और वहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है, उनको समस्या हो रही थी, तो उन्होंने भी फ़ोन किया था। और कई लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि भाई हमने ये काम किया है, आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसी ज़मीन अगर आपने खरीदी है तो आप भी सतर्क हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप किसी कंपनी से ज़मीन खरीद रहे हैं या जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको सबसे पहले आपको खतौनी चेक करना है कि खतौनी किसके नाम पर है। अगर SC की ज़मीन है तो वहाँ पर 143 अगर करा दिया गया है तो लास्ट नाम SC का ही होगा। या किसान की ज़मीन है या किसी व्यक्ति की ज़मीन है जो रिसेल में बेच रहा है और वह दाखिल खारिज वाली ज़मीन है, उसको आवासी नहीं कराया गया है, तो किसान की ज़मीन पुश्तैनी है
है तो वहाँ पर किसान का नाम होगा, कंपनी के नाम है तो कंपनी का नाम भी खतौनी में चढ़ा होगा, या हमने रिसेल में खरीदी थी या रिसेल में आपको बेच रहे हैं तो हमारा नाम भी खतौनी में होगा। बाईं तरफ होगा, मैं खतौनी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, बाईं तरफ किसान का नाम लिखा होगा और दाहिनी तरफ जो है यह अगर उन्होंने कोई जमीन बेची है, दाखिल खारिज हुआ है तो वहाँ पर वो आदेश दर्ज होगा। इनका ये इतना पूरा हिस्सा है जो इधर लिखा हुआ है रेड कलर के बगल में और आदेश के बीच में, यह इनका इतना हिस्सा है इस जमीन में, यह इतनी इनकी जमीन है और इसमें से इन्होंने इतने इतने वर्ग मीटर या इतने इतने हेक्टेयर जमीन या इतने स्क्वायर फीट जो भी है यहाँ पर दर्ज रहता है कि इन्होंने बेच दी है। अगर 143 धारा 80 कराया गया है तो वह आदेश भी यहाँ पर दर्ज होगा। खरीद बिक्री का आदेश यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए IGRS पर जाना पड़ेगा आपको। और ये तीनों मामलों में चेक करना है। तो सबसे पहले आप ये खतौनी चेक कर लीजिए कि खतौनी किसके नाम से है, किसके नाम से नहीं है, और अगर इन्होंने अगर जमीन बेची है तो वह जमीन किस किस को बेची है, कितने लोगों को बेची है। और मोटा मोटी एक हिसाब आप ये भी लगा सकते हैं उसमें कि जो जमीन इनके पास जितना हिस्सा था उसमें से इन्होंने कितनी बेच दी है। किसान की जमीन है तो आपको वहां पर चेक करना चाहिए कि जमीन पर किसी भी तरीके का लोन तो नहीं लिया गया है या जमीन को कहीं बंधक तो नहीं रखा गया है, क्योंकि जो किसानों की जमीनें होती हैं उनमें आजकल समस्या ये आती है कि जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड किसान बनवा लेते हैं। जब कोई प्लॉटिंग करके बेचना चाहता है तो उसके पहले किसान क्या करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और जमीन बंधक कर देते हैं किसी बैंक के पास। अब सिस्टम थोड़ा एडवांस है, बंधक जब जमीन होती है तो खतौनी में का आदेश अंकित कर दिया जाता है। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी है कि किसान ने आज के 10 साल पहले लोन ले रखा था, 5 साल पहले लोन ले रखा था और वह जमीन बैंक में गिरवी थी या बंधक थी, लेकिन खतौनी में उस समय तक आदेश नहीं चढ़ाया जाता था, बंधक नहीं बनाया जाता था। तो खतौनी में तो आपको नहीं दिखेगा जमीन पर लोन हो और वह लोन ब्याज सहित चल रहा हो। और जब खतौनी में नहीं है तो आप देखेंगे खतौनी क्लियर है तो आप रजिस्ट्री करा लेंगे, बाद में आप फंस जाएंगे, दाखिल खारिज आपके नाम नहीं होगा। जब दाखिल खारिज आप कराने जाएंगे तो बैंक की तरफ से वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा कि भाई ये जमीन तो हमारे पास बंधक है और इन्होंने इनको गलत तरीके से बेच दी है। ऐसा एक क्या कई मामले मेरी जानकारी में है जिसमें किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा था और जमीन बाद में किसी दूसरे को बेच दी और बेचने के बाद में अब वो फंस गए हैं, या तो वो बैंक का कर्जा भरें तब अपने नाम दाखिल खारिज करवाएं या उनसे वापस लड़ाई झगड़ा करें। तो लड़ाई झगड़ा करके तो पैसा मिलना नहीं है, अब उस जमीन पर जो लोन है वो है उनको भरना पड़ेगा, नहीं तो उस जमीन पर बैंक कब्जा कर लेगी। तो इसके लिए आप अगर खतौनी में आपको नहीं मिलता है तो 12 साला निकलवा सकते हैं तहसील से, या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं 12 साला के लिए IGRS के माध्यम से। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि 12 साला कैसे निकाला जा सकता है। और जो पीछे की रजिस्ट्रियाँ हैं अगर वो चाहते हैं तो वो भी आप IGRS के माध्यम से निकाल सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो खतौनी के बाद में नंबर आता है, अगर रिसेल की प्रॉपर्टी है या कंपनी की प्रॉपर्टी है तो आप उनका रजिस्ट्री देख सकते हैं। और रजिस्ट्री आप करंट की रजिस्ट्री ही ना देखें, करंट की रजिस्ट्री देखें, और अगर वह किसी से खरीदे थे तो वह रजिस्ट्री भी आप देखें। पीछे की रजिस्ट्री मतलब मान लीजिए जैसे कि मेरी ज़मीन है, मैं आपको बेच रहा हूं, तो आप जब हमसे बात करेंगे तो मैं रजिस्ट्री दिखाऊंगा, लेकिन जिससे हमने खरीदी थी, जिस रजिस्ट्री से हमने खरीदी थी वह रजिस्ट्री भी आपको चेक करनी चाहिए कि इन्होंने जिससे खरीदी थी और उन्होंने जिससे खरीदी थी। आपको दोनों रजिस्ट्री चेक करनी चाहिए कि मान लीजिए मैंने खरीदी है तो मैंने जिससे खरीदी है उसके नाम पर पिछली रजिस्ट्री है या नहीं है, और हमारी रजिस्ट्री में पीछे वाले का नाम दर्ज होगा कि ये हमको आज बेच रहे हैं और इन्होंने यह जमीन फला फला व्यक्ति से फला फला तारीख को खरीदी थी, और हो सकता है उसके पीछे का भी दर्ज हो कि उस व्यक्ति ने किससे खरीदी थी। तो ये एक चैन डीड होती है, आप पूरी चैन डीड भी निकलवा सकते हैं। अगर बहुत पुराना मामला है, ज़मीन बहुत पीछे से बिक रही है तो चैन डीड काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर भी आपको 2-3 स्टेप पीछे तक जरूर चेक कर लेना चाहिए कि ज़मीन ये कहाँ से चली है और कहाँ आई है। या आप किसी अधिवक्ता की मदद से चैन डीड निकलवा सकते हैं, पूरा लीगल बनवा सकते हैं, तो वो लीगल बना करके आपको दे देंगे शुरुआत से कि यह ज़मीन पहले फला व्यक्ति की थी, फिर फला व्यक्ति से फला व्यक्ति को आई, फिर फला व्यक्ति से फला व्यक्ति को गई, ABCD ऐसे सीक्वेंस में वो आपको पूरा एक डिटेल रिपोर्ट बना करके दे देंगे कि ये ज़मीन कहाँ से आई और कहाँ चली। इस तरीके से आप ज़मीन का चेक कर सकते हैं।
अगर किसान की ज़मीन है तो उसमें खतौनी ही होगी, खतौनी आप उनकी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ क्लियर हो जाती हैं कि ज़मीन का मालिकाना हक बेचने वाले के पास है या नहीं है, और ज़मीन पर कोई लोन है या नहीं है। दो चीज़ें ये आपकी दो पॉइंट हो गए कि आपको लोन कैसे चेक करना है, ज़मीन का मालिकाना हक और ज़मीन पर किसी तरीके का लोन है या नहीं है, ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट का नया वेबसाइट अभी आया है जिस पर आप किसी भी प्रॉपर्टी का डिटेल डाल के चेक कर सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी कहीं किसी बैंक या किसी संस्था में मॉर्गेज तो नहीं है, इस पर किसी तरीके का कोई लोन तो नहीं है। वह मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा और उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस तरीके से अप्लाई करना है और ऐसे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। फटाफट वहाँ पर काम होता है और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में आपको ये चेक करना है कि मान लीजिए जो ज़मीन आपको दिखाई है, बेचने वाले व्यक्ति ने जो ज़मीन आपको दिखाई है, बताई है कि ये ज़मीन हमारी है, ये खसरा नंबर है, तो वह खसरा नंबर वहीं पर है या कहीं और पर है, यह देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्री तो आपको अपनी ज़मीन में करते हैं और कब्जा कहीं और दे देते हैं। इस केस में कई डबल रजिस्ट्रियाँ कर देते हैं, ज़मीन उनके पास नहीं रहती है तब भी वो रजिस्ट्री कर देते हैं और कब्जा आपको किसी दूसरी जगह पर दे देते हैं, और जिसमें आपको बाद में समस्या होती है। तो उसके लिए आप भू नक्शा पर जाकर के चेक कर सकते हैं, मोटा मोटी एक अंदाजा ले सकते हैं कि ये खसरा नंबर यहाँ पर है और ये खसरा नंबर यहाँ पर है, या अगर वहाँ पर कोई रोड या किसी और तरीके की मार्किंग है तो उससे भी आप पता कर सकते हैं, या IGRS के माध्यम से आप खसरा नंबर अगल बगल के उनकी रजिस्ट्रियाँ चेक कर सकते हैं, या जहाँ पर आप ज़मीन ले रहे हैं वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रियाँ चेक कर सकते हैं कि आपके अगल बगल वाली रजिस्ट्रियाँ किस तरीके से हुई हैं, किस खसरे से हुई हैं, यह भी आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्लान है, जैसे यह आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक प्लान है, इस प्लान में आप कोई एक प्लाट नंबर खरीद रहे हैं तो उस प्लाट नंबर के दाहिने बाएं और पीछे जो प्लाट हैं वह किस खसरा नंबर से रजिस्ट्री है, यह आप देख सकते हैं कि किस खसरा नंबर से रजिस्ट्री है। और जो भू नक्शा है वहाँ पर आप वो खसरा नंबर अगर मिलाएंगे तो अगर सही होगा तो मैच कर जाएंगे, अगर नहीं सही होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं वो 10 नंबर खसरे में है और आप उसके बगल वाला प्लॉट चेक कर रहे हैं तो वो भी बगल वाला, दाहिने वाला, बाएं वाला 10 नंबर में होगा, या 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, जो भी होगा आपको भू नक्शा से उसमें आइडिया मिल जाएगा देखने पर। इस तरीके से आप खसरा नंबर भी वहाँ पर पता कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि जो ज़मीन आपको बेच रहे हैं या बता रहे हैं वह उसी जगह पर है या नहीं है। इसके अलावा आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पता करनी चाहिए कि इस ज़मीन पर किसी भी तरीके का वाद विवाद तो नहीं चल रहा है। मान लीजिए कि कोई ज़मीन है और मान लीजिए मैं ज़मीन बेच रहा हूँ और मेरे भाइयों में आपस में संपत्ति विवाद चल रहा है, किसी भी तरीके का कोई केस पेंडिंग है, सिविल कोर्ट में है या SDM के न्यायालय में है या तहसीलदार के न्यायालय में है, अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई केस चल रहा है तो वहाँ पर आपको उस ज़मीन को खरीदने में पार्टी बनना पड़ेगा। आप भी उस विवाद में फंसेंगे और आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर इस तरीके का कोई मामला है तो आपका दाखिल खारिज भी वहाँ पर रुक सकता है। आपको ये भी चेक करना है कि किसी भी तरीके का कोई उस पर वाद विवाद ना चल रहा हो। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि मान लीजिए किसी ने ज़मीन खरीदी है, मान लीजिए मैंने ज़मीन खरीदी है और जो मैंने ज़मीन खरीदी है वह ज़मीन मुझे डबल रजिस्ट्री के माध्यम से मिली है। वह ज़मीन जिसने हमको बेची है वह पहले किसी और को ही बेच चुका था। वह ज़मीन जिस व्यक्ति ने हमको ज़मीन बेची उस व्यक्ति ने हमको डबल रजिस्ट्री के तहत ज़मीन बेच दी। वह ज़मीन पहले ही किसी को बेच चुका था और मुझे भी डबल रजिस्ट्री कर दी, और अब मैं उससे अपना पैसा ना वसूल पा रहा हूँ और ना कब्जा कर पा रहा हूँ, या कब्जा भी मेरे पास में है, किसी भी तरीके से दबंगई से मैंने कब्जा कर रखा है और उस पर इस तरीके का विवाद है, और अब मैं चाहता हूँ कि यह ज़मीन मैं किसी को बेच दूँ, औने पौने दाम पर ही बेच दूँ और मेरा पैसा मुझे मिल जाए। तो इस तरीके का भी मामला अगर रहता है तो आपको समस्या हो सकती है। तो जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपको पीछे की रजिस्ट्री चेक करनी चाहिए, तो आप जब पीछे की रजिस्ट्री चेक करेंगे तो आपका यह मामला भी क्लियर हो जाएगा कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वह जो मेरे पास आई है वह किसी डबल रजिस्ट्री के तहत तो नहीं आई है। यह देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में आता है
कि ज़मीन रेजिडेंशियल अगर है, अगर उसको 143 या धारा 80 कराया गया है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो उसको आप खरीदने के बाद में भी करा सकते हैं। अगर धारा 80 है तो बहुत अच्छा है। और उस ज़मीन पर किसी भी तरीके का मैप अप्रूवल या प्लान अप्रूवल है या नहीं है, यह भी आपको देखना चाहिए। अगर आप एक सेफ ज़मीन खरीदना चाहते हैं, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वह ज़मीन आती है, वह क्षेत्र आता है, तो आपको विकास प्राधिकरण का कोई अप्रूवल उस प्लानिंग को लेकर के है या नहीं है, यह भी देख सकते हैं। लेकिन यह उन्हीं लोगों के काम आएगा जिनका बजट ठीक ठाक है, क्योंकि कम बजट में अप्रूव्ड प्लॉट नहीं मिलते हैं और सरकार अनअप्रूव्ड प्लॉट बेचने नहीं देना चाहती है, जिससे गरीबों को या छोटे लोग जो हैं, जो कम बजट वाले लोग हैं, उनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और भविष्य में और समस्याएं होंगी, क्योंकि जो नियम कानून है सरकार के उस हिसाब से तो पूंजीपतियों के पास ही सारी ज़मीनें या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होने वाली हैं आने वाले 10-20 सालों में। तो आप मैप अप्रूवल भी देख सकते हैं, जिला पंचायत या प्राधिकरण जिस क्षेत्र में ज़मीन आती है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मास्टर प्लान। आप मास्टर प्लान में वह ज़मीन देख सकते हैं कि जिस जगह पर आप ज़मीन ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं फ्रेश सेल में है, तो आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर कि मास्टर प्लान में उस ज़मीन का, उस जगह का, उस एरिया का लैंड यूज क्या है। लैंड यूज देखिए दो तरीके का होता है। एक होता है आपका राजस्व विभाग की तरफ से लैंड यूज तय किया जाता है कि अगर आपका कृषि उसका लैंड यूज है, एग्रीकल्चर लैंड यूज है, कृषि की ज़मीन है, तो वह खेती की ज़मीन होती है। और जब आप उसको आवासीय में परिवर्तित करा देते हैं धारा 143 के बाद में, तो वह ज़मीन रेजिडेंशियल हो जाती है या कॉमर्शियल, उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो राजस्व विभाग में जो ज़मीन का भू प्रयोग चेंज होता है वह आपको एक ही बार कराना पड़ता है, या वहाँ पर जो हो जाता है उसके बाद में आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल कुछ भी कर सकते हैं, राजस्व विभाग में आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद में आता है आपके प्राधिकरण का लैंड यूज क्या है। वहाँ पर प्राधिकरण जो नक्शा बनाता है आपके ज़िले का या आपके शहर का, मास्टर प्लान बनाता है, नगर नियोजन विभाग के द्वारा बनाया जाता है और उसको आपका प्राधिकरण लागू करता है। तो उस नक्शे में उस जमीन का, उस एरिया का लैंड यूज क्या है, यह आपको जरूर देखना है। आप दोनों को एकदम आपस में राजस्व विभाग वाले और इसको क्लब न करें। ये ना समझें कि वहाँ पर रेजिडेंशियल है तो यहाँ पर भी रेजिडेंशियल होगा, यह जरूरी नहीं है। तो आपको अपने प्राधिकरण का मास्टर प्लान जरूर देखना चाहिए। अगर वह मास्टर प्लान में जमीन रेजिडेंशियल है तो ही आपको घर मकान बनाने के लिए वह जमीन खरीदनी चाहिए, अन्यथा वह ज़मीन कितनी भी सस्ती मिल रही हो आपको नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पर एक टिप मैं आपको और दूंगा कि अगर आप इस तरीके की ज़मीन खरीदना चाहते हैं कि मास्टर प्लान में वहाँ पर लैंड यूज उसका रेजिडेंशियल नहीं है, लेकिन आपको ज़मीन वहाँ पर ठीक मिल रही है और सस्ती मिल रही है, आप लेना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो रिस्क आप तभी लें जब वहाँ पर आबादी बस गई हो, अगल बगल 10, 20, 50 मकान बन गए हो, तो ही आप इस तरीके का रिस्क लें। अगर वह ज़मीन खाली है, अभी खाली है, बिक रही है और वहाँ मकान नहीं बने हैं, तो आप वहाँ पर रिस्क ना लें। देखिए मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास जो लोग हैं या जो कम बजट वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे काम अपना कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका बजट कम है और मास्टर प्लान में लैंड यूज उसका रेजिडेंशियल नहीं है तो भी आप खरीद सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर आबादी बस चुकी हो। वह अवैध कॉलोनी ही कही जाएगी, लेकिन आप वहाँ खरीद करके बना सकते हैं। नक्शा आपका पास नहीं होगा, नक्शा तो वैसे भी अवैध कॉलोनी में पास नहीं होगा, लैंड यूज कुछ भी हो, लेकिन आपको यह जरूर ध्यान रखना। जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए किसी किसान की ज़मीन है, किसान का खेत है और वो प्लॉटिंग कर रहा है, आप उसको खरीद रहे हैं, तो आप अगल बगल यह जरूर देख लें कि अगल बगल की ज़मीनें किसानों की हैं या उसी किसान की हैं। 2-4-6 खेत या 2-4-6 खसरा नंबर के बाद में या उसके आसपास कहीं पर कोई वन विभाग की ज़मीन, कोई सरकारी ज़मीन या किसी रेलवे की ज़मीन या किसी रोड की ज़मीन इस तरीके का तो नहीं है। अगर है तो संबंधित विभाग का वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है, या आपको कब्जा उनकी ज़मीन में न दे दिया जाए, इस चीज़ का भी आपको काफी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई अगल बगल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जमीन है या बड़ी जमीन है तो आपको वहां पर छानबीन करानी चाहिए, और छानबीन कराने के लिए जो पूरी तह है, जड़ है, जमीन की जड़ तक जाने के लिए आप अपने शहर के जिले के रिकॉर्ड रूम से या चकबंदी ऑफिस से जमीन का 41 और 45 निकलवा सकते हैं, आरसी प्रपत्र 41 और 45, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो जमीन आज आप खरीद रहे हैं यह जमीन पीछे
किसकी थी। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर चकबंदी अभी चल रही है, तो जो नई खतौनी बनती है उनमें लोग हेर फेर करा देते हैं या हेर फेर हो जाता है या कहीं गड़बड़ी से चढ़ जाता है, तो आपको यह भी चेक करा लेना चाहिए। जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं अगर उसकी चकबंदी हाल में ही हुई है, 2-4-6 सालों में अगर चकबंदी हुई है, तो आपको ज़मीन का 41-45 पेपर रिकॉर्ड रूम से अपने मुहाफिज खाने से ज़रूर निकलवा करके चेक करना चाहिए कि यह ज़मीन जो आज ये बेच रहे हैं या हमको ऑफ़र कर रहे हैं, यह ज़मीन पीछे किसकी थी और इनके पास कैसे आई। क्योंकि चकबंदी में कई बार क्या होता है, नंबर बदल जाते हैं, पुराने नंबर कुछ और होते हैं, नए नंबर कुछ और होते हैं, या ज़मीन की लोकेशन भी बदल जाती है। तो जो ज़मीन आपको बेच रहे हैं वह ज़मीन का आप पीछे की कुंडली, पीछे का रिकॉर्ड भी निकाल करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन पर आज की डेट में कब्जा किसका है, यह आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन पर कब्जा किसका है, जो आपको बेच रहा है उनका कब्जा है या नहीं है। और अगर आप किसी कंपनी से खरीद रहे हैं तो कंपनी का तो मान लीजिए प्लान ही पूरा होता है, प्लान दिखाएगी, मौके पर ले जा दिखाएगी कि यह ज़मीन यहाँ पर है और ऐसे ऐसे है, तो वहाँ पर इतनी समस्या नहीं होती है। और आप किसी किसान से खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पर कब्जा ले लेना चाहिए या मार्किंग कर लेनी चाहिए। और रीसेल का प्लॉट अगर आप खरीद रहे हैं तो बाउंड्री अगर पहले से की हुई है तो आपको चाहिए कि वहाँ पर 2-2 ईंटें तो आप तोड़वा दें या 2-2 ईंटें लगवा दें। इस तरीके का कोई वहाँ पर कब्जे से संबंधित आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। रजिस्ट्री के पहले आप बयाना दे दीजिए, बयाना देने के बाद कह दीजिए भाई हमारी आपकी डील हो गई, हम फला तारीख को रजिस्ट्री कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। या मान लीजिए झाड़ी झंखाड़ी है, जंगल घास खड़ी है, तो आप उसको ही साफ सुफ करवा लें, जिससे क्या होगा कि अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद होगा तो अगल बगल वाले लोग जरूर सूचित कर देते हैं कोशिश करके कि भाई आपकी ये ज़मीन है या यहाँ पर कोई कब्जा कर रहा है या बेच रहा है, या लोगों को पता रहता है विवाद होता है तो अपना काम बंद करके जरूर उसको बता देंगे जा करके। क्योंकि इस तरीके का काम कई बार होता है और एक बार तो मेरे साथ ही हो चुका है। मैंने एक प्लॉट खरीद रखा था और खरीदा वो प्लॉट ऐसे था कि बेचा हम ही लोगों ने था, हमने ही बेचा था कि एक प्लानिंग थी, उसमें एक प्लॉट बेचा गया था और वो बेचने के बाद में कुछ दिन बाद उनको ज़रूरत पड़ी तो उनसे वापस ही हम लोगों ने खरीद लिया। तो जो अगल बगल और लोग रहने वाले आए थे उनको ये पता नहीं था कि यह ज़मीन किसकी है। और एक भाई साहब उस ज़मीन पर बाउंड्री भी करा के चले गए और ये भी कह के चले गए कि ये ज़मीन हमारी है। और जब हम उस ज़मीन पर कुछ करने गए, खुद मालिक जब कुछ करने गए तो उन्होंने उनको सूचित कर दिया कि भाई वो आपकी ज़मीन कब्जा हो रही है और वो कब्जा कर रहे हैं। तो वो बेचारे दौड़े भागे हमारे पास आए और हमसे आंख दिखा करके लड़ना स्टार्ट किए कि आप मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल लोग थे, पुलिस थाना वाले लोग थे, तो वो भी हमको थोड़ा सा उन्होंने धमकी की आप मुझे जानते नहीं। मैंने उनको समझाया कि भाई साहब आप मुझे नहीं जानते हैं और ना अपनी ज़मीन जानते हैं कहाँ है, आप बताइए अपना प्लॉट नंबर, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उनको उनका प्लॉट नंबर बताया। क्योंकि मेरे पास नक्शा था, मुझे सारी जानकारी थी कौन सी ज़मीन है, किसकी है, कहाँ है, क्या है। वो खुद मेरे प्लॉट पर कब्जा करके अपना बता रहे थे। तो हम तो इस इंतज़ार में थे ही कि कौन यहाँ बाउंड्री कर गया है, कोई आए, क्योंकि मुझे पता था कि ज़मीन मेरी है तो ऐसे कोई नहीं ले सकता है। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो बेचारे शर्म से पानी पानी हो गए और उन्होंने फिर मुझे काफ़ी धन्यवाद भी कहा कि आप सही ज़मीन हमारी हमको बता दी कहाँ है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनको रजिस्ट्री की थी, उन्होंने रिसेल में ली थी, उस व्यक्ति की शायद मृत्यु हो चुकी थी और वो लोग उनकी पहुँच से बाहर थे और जिन्होंने उनको ज़मीन दिलाई थी वो भी उनकी पहुँच से बाहर थे। और जो ज़मीन देखने आया था वो बाउंड्री कराने के समय नहीं आया था, बाउंड्री कहीं और करके चले गए और कब्जा कहीं और कर रहे थे। इस तरीके का भी मामला होता है। कोशिश करें कि कब्जा एक बार अपना ज़रूर दिखाने की कोशिश करें ज़मीन खरीदे तो रजिस्ट्री से पहले, कि आपके साथ भी मेरी तरह ना होने लगे। तो आप लोग कहेंगे कि आप तो इतना सबको बताते हैं, आपके साथ हो गया। तो ये किसी के साथ हो सकता है। असल में वो भ्रमित थे और उस भ्रम के कारण वो मेरी ही ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। खैर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं
और अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गई है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं और लंबा नहीं करना चाहता हूँ। ये कुछ मोटा मोटी मैंने आपको बहुत ज़रूरी जो पॉइंट हैं वो बताए हैं। ज़मीन खरीदने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कोई फ्लैट या मकान खरीदना चाहते हैं तो आप बताएं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। और लखनऊ में रो हाउसेस की काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा रो हाउसेस खरीद रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बिल्डर बना भी रहे हैं। तो रो हाउसेस खरीदते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस पे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूं। तो रो हाउसेस के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि खरीदने से पहले क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर लगभग 100 लोगों ने मुझसे कमेंट करके कहा तो मैं रो हाउस के लिए वीडियो बना के दूंगा। और जो पॉइंट्स हैं, रो हाउसेज हम भी बनाते हैं, रो हाउसेज हमारे भी हैं, तो जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा वो आपको कोई नहीं बताएगा। और रो हाउसेज खरीदने के लिए आपको उन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में आपको काफ़ी समस्या होगी अगर आपने कोई बना बनाया मकान खरीदा है किसी बिल्डर से। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।